पुश करो इसको। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए प्लीज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लंबा क्लास लूंगा मैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 56 को हम लोग समझ रहे थे और साथ में मैंने आपको इसके अदर चीजें भी बताई थी, उसको थोड़ा सा हमने समझा था। लिखिए प्लीज, फोर्स मेजर के अंदर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा फोर्स मेजर। फोर्स मेजर या अप्रत्याशित घटना, जिसको आपको हेडिंग डालना है, फोर्स मेजर हेडिंग डालिए प्लीज। लिखिए इसमें फोर्स मेजर इज डिफाइंड एज इनवर्टेड कॉमा में लिखना, एन इवेंट और अफेक्ट, अप्रत्याशित घटना को ऐसे परिभाषित किया गया है, कि कोई अवसर या इनवर्टेड कॉमा में लिखना, कि कोई अवसर या प्रभाव जिसे ना नियंत्रित किया जा सकता है और ना जिसके लिए कोई प्रत्याशा की जा सके, जिससे ना नियंत्रित किया जा सकता है और ना जिसके लिए कोई प्रत्याशा की जा सके। एन इवेंट और इफेक्ट that can neither be anticipated nor controlled nor controlled nor controlled nor controlled किसका नाम लिखेंगे? इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है एनर्जी वॉचडॉग। एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस CERC 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिएगा द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिहित किया गया कि द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड दैट the contract itself contains an express or implied term relating to a force majeure अभिहित किया कि संविदा स्वयं भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी अप्रत्याशित घटना के बारे में उल्लेख कर सकती है। अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी अप्रत्याशित घटना के बारे में उल्लेख कर सकती है। Express or implied terms relating to a force majeure condition, the same shall be governed by, इस केस में लिखवा रहा हूं मैं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, the same shall be governed by Section 32 of Indian Contract Act, आधा पेज छोड़ दीजिएगा, the same shall be governed by Section 32 of Indian Contract Act, इसे धारा 32 भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया जाएगा। इसे धारा 32 भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया जाएगा।
ठीक है, प्लीज एक हेडिंग डालेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, प्लीज हेडिंग डालेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्लीज हेडिंग डालेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। असंभवता का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अलग अलग नाम से जाना गया है इसे। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी लिख सकते हो। असंभवता का सिद्धांत, अभी क्या होता है असंभवता का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, सेक्शन 56 जो है वो मेनली इसी चीज से हमारा डील करता है। सेक्शन 56 इज बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस थिंग। इसमें 56 का पैराग्राफ नंबर 1, आप प्लीज ब्रेक निकाल लीजिए एक बार। अपन 56 का पैराग्राफ नंबर 1 देखेंगे। सेक्शन 56 पैराग्राफ नंबर 1, an agreement to do an impossible act जी, क्या बोल रहा है ये सेक्शन और ये प्रोविजन क्या बारे में बात करना चाह रहा है उसको एक बार समझिएगा। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, इन इटसेल्फ इज वॉइड। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये प्रावधान आपको सिंपल सी बात बताता है कि वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः ही असंभव है वो क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। अब पैराग्राफ नंबर 2 में हम एक चीज देखेंगे। दिस इज द पैराग्राफ नंबर 1। ये सिंपल सी बात करता है सर कि कोई भी करार आपने किया है जो कि इम्पॉसिबल काम करने के लिए किया हुआ है। मैं अगर ये बोलूं कि मैं समुद्र पर एक पुल बनाऊंगा यहां से लेके अमेरिका तक, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, पैसिफिक ओशन बहुत गहरा है, पैसिफिक ओशन आता है बीच में, और पैसिफिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है, गहराई है, मरियाना ट्रांच वगैरह के आसपास तो 10,000 मीटर गहरा है वहां। तो माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई नहीं उससे गहरा तो वहां पर क्या है, समुद्र गहरा है। जहां पर टाइटेनिक का वो शिपरेक डूबा हुआ है मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, वो बहुत ही गहरा है। अगर मैं इसको ऐसा एग्रीमेंट कर लेता हूँ किसी के साथ में कि मैं यहाँ से इंडिया से लेकर अमेरिका तक पूरा ब्रिज बनवाऊंगा, सर ये बात तो कहता है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो, आप कोई ऐसा कार्य करने के लिए बात कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। वो एग्रीमेंट ही क्या है सर, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वोट हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी से डिफरेंट है, ये अनिश्चितता से अलग है। अनिश्चितता में तो क्या होता है, 29 भी वॉइड है, 29 में तो आप बात करते हो अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की। अब यहां पर अनिश्चित नहीं है, यहां पर निश्चित है कि कहां से क्या कहां तक ब्रिज बनाना है। ये बात क्या है, निश्चित है। भाई मैं वॉशिंगटन से या फिर न्यूयॉर्क से एक ब्रिज बनाऊंगा दिल्ली बॉम्बे तक, तो टेक्निकली हमारे को सब्जेक्ट मैटर पता है, हमको सब कुछ चीज पता है, लेकिन ये जो एक्ट है ये एक्ट इम्पॉसिबल है इन इटसेल्फ, स्वयं में क्या है, असंभव है। ठीक है सर, जो स्वतः ही असंभव है, आप उस काम को कर नहीं सकते। तो पैराग्राफ नंबर 1 सिंपली एक जनरल रूल बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो खुद में ही इम्पॉसिबल है, खुद में ही स्वतः ही असंभव है कि नहीं हो सकता सर ये काम। हाँ, अरे मैं आपको बोलूं कि मैं माउंट एवरेस्ट तक सीढ़ियां बनाऊंगा, और जो चीज ह्यूमनली इम्पॉसिबल है और वो ह्यूमनली पॉसिबल हो जाए तो वो क्या बन जाती है, 7 वंडर, वो वंडर ऑफ अर्थ हो जाता है। जैसे गाजा की पिरामिड ह्यूमनली इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े थे उस टाइम, कैसे बनाया होगा उन लोगों ने, आई डोंट नो। एक के ऊपर एक ब्लॉक जमा कर रखा है, ब्लॉक के अंदर सुरंग है, अभी भी अंदर घुस नहीं पाए साइंटिस्ट। वो पत्थर इतने बड़े बड़े, इतने बड़े रेगिस्तान में इतने बड़े पत्थर कहां से आए, ये पत्थर को लाया कहां से गया, किसी खान से तो निकाला होगा, कुछ नहीं पता। ह्यूमनली इम्पॉसिबल था, वो कर दिया आपने, तो वो 7 वंडर्स में आ जाता है। ताजमहल, चाइना की दीवार। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये समझिए कि आप कोई एग्रीमेंट करते हो जो कि इम्पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसे करोगे आप? साइंस टेक ने बहुत सारी चीजों को पॉसिबल बना दिया है, लेकिन अब अभी भी बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल, अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया तो सर वो वॉइड है। बात समझ में आई? मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको ताजमहल बेच रहा हूँ, वो ऐसा एग्रीमेंट कर दिया मैंने आपके साथ जो कि है इम्पॉसिबल, कैसे बेच सकता हूँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।
हाँ, ऐसे बेच सकता हूँ क्या? हाँ, लीज पे ले सकता हूँ, वो अलग अलग बात है। तो पैराग्राफ नंबर 1 ये बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जहां पर इम्पॉसिबिलिटी चीजें आ जाती है, असंभव कार्य करने के लिए आपको एक काम, मतलब चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पॉसिबल है क्या सर? हाँ, मैं तेरे लिए कर दूंगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी यहां से आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कहां से आता है? पैराग्राफ नंबर 2 से। पैराग्राफ नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी क्या है, असंभवता का सिद्धांत क्या है, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, वो सब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 1 नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं 56, 56 में दिया हुआ है इम्पॉसिबिलिटी। 56 में भी किस में दिया हुआ है? 56 के भी पैराग्राफ नंबर। इम्पॉसिबिलिटी होता क्या है पहले वो बात समझिए आप। सर ऐसा है, मैं केस का नाम आपको थोड़ी देर में लिखा दूंगा, उसके फैक्ट्स मैं आपको सुना देता हूँ। तो मैं बैठ जाता हूँ, पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। अरे सर हुआ क्या वो समझे। अरे सर ऐसा है, एक एक राजा है, उसकी रैली निकलने वाली। क्या निकलने वाली? रैली, प्रोसेशन, जिसको प्रोसेशन कहते हैं। ठीक है, तुमने, तुम्हारे घर के बाहर से रैली निकलनी थी, तो तुमने क्या किया? अपने घर की छत पे तुमने स्टेज वगैरह लगा दिए, कुर्सी वुर्सी लगा दी, तुमने टिकट बेचना स्टार्ट किया कि रैली होगी। अब सपोज कीजिए जिस टाइम पे तुमने एग्रीमेंट किया लोगों से टिकट बेचने का, तो उस टाइम तो रैली होनी थी। लेकिन ऐसा हो सर, राजा की होगी तबियत खराब एक दिन पहले, और बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा तबियत खराब हो गई कि वो राजा की जो सवारी थी, जो रैली थी, प्रोसेशन था, जुलूस था, वो नहीं निकल पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम पर वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन अब वो क्या बन गया है? इट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड। डेफिनेशन देखेंगे 2G। 2G में आइए प्लीज। 2G के साथ साथ आप देखेंगे 2G और 2J दोनों देखेंगे। पहले G में देखते हैं हम लोग। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब कोई भी एग्रीमेंट, इधर देखिए सर और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो कि जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, वो क्या होगा? शून्य होगा। अब पढ़िए 2J। 2J में है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी to be enforceable by law becomes void when it ceases to be unenforceable। अभी क्या बोलना चाह रहा है समझिए। एक संविदा जो विधिवत परिवर्तनीय नहीं रह जाती, तब वो शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती। ऐसा है सर कि कोई भी एग्रीमेंट की या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करता हूं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर ठीक था, इनिशियली इट वाज वेरी ओके, बट नाउ इट बिकम्स वॉइड। जैसे मान लीजिए तुम इंडिया और चाइना से, हम तुम क्या काम करते हो? तुम वहां से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाते हो, उसमें ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, है ना, या फिर छोटा मोटा मोबाइल हो गया, छोटे छोटे फोन हो गए, तुम चाइना से वहां से इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो गवर्नमेंट को, सब कुछ करते हो। तुमने 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया हुआ है चाइना के किसी मैन्युफैक्चरर को कि भाई मेरे को इतने फोन चाहिए इंडिया में। यही इंडिया में जो प्राइस है उसकी 1000-1200 रुपए है, तुमने ईयरफोन मंगाया उसकी प्राइस 100-150 रुपए है। कस्टम ड्यूटी वगैरह सब पे होने के बाद भी तुम्हें कितने का मिल रहा है? सिर्फ 100-150 रुपए में तुमको ईयरफोन मिल रहे हैं ब्लूटूथ के। तुम चाहते हो कि उसमें तुम्हारी ब्रांडिंग हो। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज जो है वो सब ऐसे ही चल रही है सर। बना बना कौन रहा है? चाइना। लेकिन उस पर लोगो, ब्रांड ब्रांड सब किसका है? इंडियन का। बोट कि नॉइज, मावी मीवी जो भी कंपनी चलती है, इतनी भी कंपनियां ना सर सब ऐसे काम करती है। तुमने ऑर्डर दिया 1 करोड़ रुपए का कि हमें इतने तो ईयरफोन चाहिए, हमें इतने चार्जर चाहिए, हमें इतने छोटे ईयरबड्स चाहिए कान में लगाने वाले दूचे, और तुम्हें सब कुछ चाहिए। तभी सर क्या हो गया, इंडिया इंडिया और चाइना हो गया युद्ध, और सारे ट्रेड रोक दिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आज वैलिड था वो अब क्या बन गया? वो बन गया वॉइड। इनवैलिड नहीं, वॉइड। वो भाई जो वैध था अब वो शून्य हो चुका है। पढ़ने की कोशिश कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स, इसको ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने कहता है कि जो भी ट्रेड करेगा चाइना के साथ में, वो लॉफुल नहीं होगा, वो इलीगल मानेंगे और हम लोग अनलॉफुल मानेंगे उसको। या फिर अब इम्पॉसिबल हो गया है सर, अब कैसे करोगे काम? अरे भाई
तुमको मैंने बोला कि तुमको तैयारी करवाऊंगा जज बनाने की, आरजीएस की, और जैसे ही तुम, कितनी सारी स्कीम वाले, कितनी सारी जयपुर में कोचिंग लेती जो स्कीम लेके चल रही थी कि 3 साल 5 साल लो भी हमारे पास करो, जिस दिन आपको पास आउट हो गए उसी दिन आरजीएस के लिए क्रैक कर दोगे, ऐसा एग्रीमेंट था। लेकिन अब वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब क्या चाहिए, 3 साल की प्रैक्टिस। नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड था, जो अब क्या बन गया है, वॉइड। एक सुविधा जो वैध थी, जो अब क्या हो गई है, शून्य। कितनी सारी स्कीम लगाते हैं, अरे सर हमारे पास, मेरे पास एक बच्चे का फोन आया जहां मैं पहले पढ़ाता था, उसका भी कुछ दिनों पहले। अब सब ना, सबकी क्या ज्ञान देने की आदत है, सबको लगता है कि सर तो हमारे हम उम्र ही है, 1-2 साल तो बड़े, 2-3 साल बड़े, चलो लगे सर को ज्ञान दिया जाए। मेरे को क्या बोलते हैं बच्चे, एक बच्चे की बात मेरे को ऐसे, हाँ सर कैसे हो, मैंने कहा अच्छा हूँ मैं, आप बताइए क्या क्या चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है सर, सर ये आप तो बर्बाद हो गया, ये सब हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझसे क्या हेल्प चाहिए वो बताओ, मेरे पास भी इतना समय नहीं है जो तेरे साथ बैठ के बुराई करूं, मुझसे क्या चाहिए। सर थोड़ी मदद कर देते, मैं मदद किस चीज की, एडमिशन ले लो, पढ़ाने की मदद कर सकता हूँ ना, ये थोड़ी ना कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपए दूंगा रूम रेंट के और आपके खाने पीने के, कैसी मदद करूं मैं, हाँ भामाशाह नाम है क्या मेरा, मैं तुमको पढ़ाने की मदद कर सकता हूँ, भाई तुम पढ़ लो मेरे पास आके, और क्या, तुमको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, क्लासेस चाहिए, वो सब दूंगा, रेगुलर टाइम क्लास हो रही है। तो वो कहते हैं सर आप ऐसा एक काम कर, मैंने बताया कि आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट ऑनलाइन, सर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं सर, जिससे 3 साल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा बताइए। सर आप एक पीजी खोलो और पीजी में बच्चे भी रखो, फिर उन बच्चों को आप ही पढ़ाओ। मैंने कहा वाह, ये स्कीम मेरे माइंड में आई क्यों नहीं, इतनी अद्भुत चेतना, इतना ज्ञान, इतना सरोकार मेरे अंदर आया क्यों नहीं, मेरे अंदर अभी तक एनलाइटमेंट क्यों नहीं हुआ इतने बड़े ज्ञान का, कि यार ये भी एक स्कीम है। अरे पढ़ाने वाले लोग हैं हम भाई, हम पढ़ा सकते हैं, ये सब काम नहीं आते मुझे। हाँ, फिर मैं अगले दिन ये भी समस्या सुनूंगा, चलो ठीक है अभी खोल लूंगा ना, अगले दिन समस्या होगी, सर वो पीजी में सर खाना अच्छा नहीं बन रहा सर, पेट खराब हो गया सर सबका, आज क्लास क्यों नहीं है, सबका पेट खराब है सर, अब क्योंकि पीजी भी आप ही का है, अब पीजी किसका है, तो आपको उस पर भी फिर ध्यान देना है कि यार बच्चों का पेट खराब ना हो। सर वो डाइट तो ठीक है सर, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा सर थोड़ा, और प्रोटीन और सर जिम हो जाता ना, तो व्यायाम भी सर, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। किसी के लिए कुछ भी कर ले इंसान, सामने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, तुमको मैं लिख के देता हूं ये बात, लिख के मतलब लिख के। अभी वो मूवी आई धुरंधर, उससे भी 10 लोग दुखी हो गए, क्या बोलूं मैं, मतलब अभी यार इंसान देखो, ऐसी बात है इंसान की, मेरे को जो बेसिक फिलोसफी समझ में आई, तुम जितना उनको दोगे ना उसमें भी दुखी है। मैं एक एग्जाम देने गया था लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर की बात है, एक एग्जाम देने गया था मैं, गुजरात में एग्जाम था, जैसे अपने आरपीएससी होता है उनका जीपीसी होता है, पेपर था तो मैं गया था एग्जाम देने। अब वो अंगूठे के जो वो रहते ना पेपर के ऊपर थंब इम्प्रेशन ना, वो थंब इम्प्रेशन लेने के बाद, अपने तो आदत है राजस्थान वाले लोग ऐसे कर लेते हैं, वो लोग पता है क्या, वो लोग क्या क्या बोलते हैं, वो लेके आओ, वेट वाइप्स लेके आओ, टिश्यू लेके आओ, उससे साफ करेंगे। और 2-3 बच्चों ने ऐसा बोला तो वो लेके भी आए। आप सोचिए उनको इतना मिल रहा है, उसमें भी दुखी है। बेसिक मनुष्य की नीड क्या होती है, उसको आप जितना दोगे वो समय से वो दुखी रहेगा। अब आप पीजी खोल लो, अब आप ये चला लो, वो चला लो, जीवन, जीवन को पूरा आदमी को समर्पित भी कर जाए ना, अपना पूरा जीवन दे जाए, तो भी उसके 100 विरोधी हैं। हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, शादी वादी कुछ शादी वादी करी तो छोड़ छुड़ा दिया, जीवन सब परिवार को ना देके अपने उसको दिया। योगी जी फिर भी उनसे दुखी है 10 लोग, यार इसने ऐसा क्यों किया, इसने, इसलिए भैया जीवन का फंडा समझ लीजिए, लोग दुखी रहेंगे हमेशा। आपको जो करना है, आपकी जो पसंद है, भाई आपको पसंद है इससे शादी करने, उससे करो। आपको ये काम करने का है, आपको नौकरी लगे नहीं समझ में आ रही, छोड़ो, मेरे को ये काम करने का है। जीवन में एक बात समझ लीजिए, जो आपको करना है वो आप कीजिए, किसी के दबाव में आके कोई काम मत कीजिए, अदरवाइज दुखी रहोगे जीवन भर। प्रोविजन पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट।
क्या चाइना वाला माल भेज सकता है क्या बिना एक्साइज ड्यूटी पे किए? हाँ, सामान कैसे मंगवाएगा वहां से भाई? डायरेक्ट फ्लाइट तो बंद ही हो रखी है। अभी मोदी जी ने बोला है कि डायरेक्ट फ्लाइट चालू करेंगे, वीजा भी अभी स्टार्ट किया है देना, वरना वीजा भी बनता चाइना वाले लोगों को, तो अभी महीने भर पहले स्टार्ट किया है। अनलॉफुल बिकम्स void when the act becomes impossible or unlawful। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आएगा तो पैराग्राफ नंबर 2 लिख के आने का है। लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं और उसको आप फिर बोलते हैं सर हम तो लिख के आए थे प्रोविजन। अरे तुम प्रोविजन नहीं लिख के आए थे, तुम गलत कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के आए थे। इस पर जोड़ दिया जाए जब डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आए। बात समझ में? हिंदी में एक बार इसको रीड कर देता हूँ, हिंदी में वाले बच्चे सुन लीजिए। ऐसा कार्य करने की सुविधा जो सुविधा के किए जाने के पश्चात, अंडरलाइन कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। सुविधा किए जाने के पश्चात असंभव या किसी घटना के कारण जिसका निवारण अनुसंधान नहीं कर सकता, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वो कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। दो चीजें सर, या तो इम्पॉसिबल हो जाए या फिर अनलॉफुल हो जाए, दो चीजें हैं। यू हैव टू मेक श्योर देयर आर टू थिंग्स, वन इज इट इज इम्पॉसिबल और अदर इज अनलॉफुल। समझ में आई? और ये जो इम्पॉसिबिलिटी है, ये कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभव्यता। मैं आपको एक पूरा रीजन बताता हूं। देखिए सेक्शन 56, इसमें 3 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ नंबर 1, यहां तो क्या होता है ना सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि जो असंभवता है वो क्या है सर? प्रारंभ से ही। यहां तो सर प्रारंभ से ही है, प्रारंभ से ही असंभवता है। असंभव जो चीज है वो प्रारंभ से ही क्या है सर? काम असंभव है। जहां लिखा है ना स्वतः असंभव हो जाए, पैराग्राफ नंबर 1 में अंडरलाइन कीजिएगा, मेन चीज वो है स्वतः असंभव हो जाए। जैसे टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ मतलब पैराग्राफ नंबर 1 की जो हम बात कर रहे हैं वो बात क्या क्या कर रहा है कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, प्रारंभ से ही असंभव है। यहां पर जो पैराग्राफ नंबर 2 है, यहां पर सब्सिक्वेंट आइए सर, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, मतलब पश्चातवर्ती असंभवता। यहां पर पश्चातवर्ती असंभव चीज हो गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था लेकिन पश्चातवर्ती कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से वचनदाता उसको पूरा नहीं कर सकता। बात समझ में आई? अरे तुमने ऐसा था फटाके मंगाए, तुमने क्या किया? फटाके मंगा लिए शिवकाशी से। शिवकाशी से प्लेस इन तमिलनाडु जो कि क्या बनाती है सर? फटाके। सबने सबने शिवकाशी का नाम देखा होगा फटाकों के डब्बों पे। शिवकाशी में फटाके बनते हैं। वैसे क्या तुमने फटाके मंगा लिए? अब तुमने फटाके मंगा लिए तभी क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि दिल्ली में फटाके बैन। दिल्ली में 10 बजे बाद कोई फटाके नहीं चलेंगे, फटाके हो गए बैन। अब इसमें भी लोग तर्क देते हैं कि न्यू ईयर पे फटाके चलाना तो आप नहीं बैन करते, ये आप इंडियन फेस्टिवल्स को ही क्यों टारगेट करते हैं? फिर 10 बजे बाद वही लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर जाके फटाके फोड़ रहे हैं, पुलिस सामने फटाके चला रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारे देश में क्या है ना सर, जब तक धर्म है ना, ये धर्म, अब आप ये भी जानते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, ठीक है ना। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं थोड़ा सा लिबरल हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं कट्टर हूं। मेरी बात सुनिए, कोई भी धर्म जो है ना, मैं धर्म और जाति से परे होकर बात करता हूं। हमारे देश का जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो 2-3 चीजें हैं। एक तो सत्ता भोगने का सुख, जो जो लीडरशिप में हायर की मैं ना, उसको अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी है। रिलीजन जो हर अच्छे कार्य को होने से रोक देता है। बहुत सारी चीजें जो ठीक नहीं है। आप फटाके चला रहे हैं उसमें भी दिक्कत है,
जबकि मेजर जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन होता है गाड़ियों की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से। इंडिया में मिट्टी उड़ती है ज्यादा, क्योंकि इंडिया उष्ण कटिबंधीय एरिया है, मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। वहीं अगर आप यूरोप की बात करोगे तो आपको मिट्टी उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। वहां पे मिट्टी क्यों नहीं उड़ती दिखाई देगी, कंट्री साइड में मिट्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो हमेशा नमी रहती है वहां पर। ठंड इतनी, आप शिमला जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, वहां पे मिट्टी उड़ती नहीं दिखेगी आपको। जैसे रेगिस्तान में, राजस्थान में आओगे या हरियाणा में जाओगे, तो नॉर्थ के एरियाज में जाओगे तो आपको मिट्टी उड़ती दिखेगी हर तरफ। पोल्यूशन, एक उससे भी पोल्यूशन होता है। लेकिन पोल्यूशन कर्व आउट किया जाए, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चाइना में भी इतना पोल्यूशन हुआ करता था। अरे चाइना ठंडा जगह है, चाइना क्या है, ठंड पे है चाइना। इंडिया को दिक्कत आएगी। हाँ, अभी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस किया है 18% जीएसटी के लिए, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एयर प्यूरिफायर, बहुत नेसेसरी, जो एनसीआर में रहते हैं उनके लिए, तो उस पर 18% जीएसटी है, तो उसको नेसेसरी हेल्थ इक्विपमेंट मानते हुए उस पर जीएसटी कट किया जाए, इसकी बात चल रही है। ठीक है सर, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। आपसे कोई भी सवाल पूछेगा, यू हैव टू मेंशन दीज थिंग। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। 2 पैराग्राफ आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे अच्छे से। पैराग्राफ नंबर 3 पे आया जाए, compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known, and which the promisor did not know to be impossible or unlawful. Such promisor must make compensation for the promisee for any loss promises sustained through the non-performance of the promises. ये क्या कहना चाह रहा है सर, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सर ऐसा है, एक पार्टी को आइडिया था सिचुएशन क्या होने वाली है। एक पार्टी से जानती थी कि यार इस पे बैन लगने वाला है, इस पर बैन कभी भी इम्पोज किया जा सकता है, और उसको खबर है। और ये जानते हुए भी उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि भाई पैसा तो आ जाएगा कम से कम। आज मेरे को पता है कि 3 साल की प्रैक्टिस आने वाली है या आ गई है, दूसरी पार्टी जानती नहीं है। एक कॉलेज से लड़का निकला, उसको पता नहीं कि 3 साल बाद की प्रैक्टिस लग गई है। मुझे बात पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो एग्जाम में अपेयर भी हो पाए कि 1-1.5 साल में। मैं उसको बोल रहा हूँ कि साल भर में आपको तैयारी करा दूंगा और 1 साल बाद आप एग्जाम दे दोगे और 1 साल बाद आप जज बन जाओगे। मैं उसको इसे ब्रॉडर पिक्चर में सपने दिखाऊं जो फॉल्स है, जो कि शय में मिसलीडिंग है। मैं उसको ऐसे सपने नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसको दिखा देता हूँ। मुझे तो पता है ना क्या सिचुएशन है। एक बच्चा जो कॉलेज से आया है, उसको नहीं पता कि 3 साल की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट हो गई है, और उसको किसी ने बताया भी नहीं। जरूरी है कि सबको सब कुछ पता हो? अरे जरूरी है कि सबको सब कुछ आता हो, सबको सब कुछ पता हो? नहीं सर, नहीं पता। इसमें जज करने वाली बात क्या है? बहुत से लोग क्या होते हैं ना हमारे देश में, जज कर लेते हैं, इसको इतना भी नहीं आता, इसको इतना भी नहीं पता। ठीक है भाई, नहीं आता, नहीं आता, हाँ, उसको इतना सा भी नहीं आता। नहीं आता, क्या क्या फर्क पड़ता है, नहीं आता तो वो जिस फील्ड में जुड़ा हुआ है उसको वो आता है, उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। वैसे ही सर, होता क्या चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट समझिएगा। अगर मुझे पता था सिचुएशन क्या है, अगर मुझे पहले से पता था कि पार्टी को ये याद है, उसको आइडिया है सिचुएशन क्या है, उसको भी पता है कि सिचुएशन बदलने वाली है, उसको भी पता है कि इंटरनल खबर आ चुकी है, गवर्नमेंट कभी भी बैन कर सकती है चाइना के साथ में डीलिंग, और फिर भी तुम चाइना के साथ में कुछ करते हो, तो जो प्रॉमिस ही सामने वाला पार्टी, उसको क्या देना पड़ेगा आपको? आपको उसमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। रेस्टोरेशन नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे प्रत्यावर्तित करने के लिए, प्रतिकर के लिए बोल रहा है। देयर इज 2 टर्म्स ना, एक है प्रत्यावर्तित और एक है प्रतिकर। प्रत्यावर्तित को बोलते हैं रेस्टोरेशन। भाई जितना लिया है उतना वापस देना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है कॉम्पनसेशन। मतलब इसमें थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट जो भी आपका हुआ है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, अगर आप पहले से जानते थे तो। एक बार सेक्शन निकालेंगे अपन 65, प्लीज 65 देखेंगे। जब भी कोई चीज वॉइड हो जाती है तो उसके लिए लिखा हुआ है, रिस्टोर लिखा हुआ है प्रत्यावर्तित करने या प्रतिकर देने के लिए। यहाँ पर शब्द है या, दिख रहा है या, तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट अगर चाहे तो बोलेगा कि भाई 10 लाख रुपए में डील हुई थी चाइना के साथ माल भिजवाने के लिए, तुम्हें तो पता था क्या सिचुएशन है, तो 10 के 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो फिर उस टाइम पे रेस्टोरेशन नहीं आएगा,
उस टाइम पर जो 65 का जो दूसरा पार्ट दिख रहा है आपको, या उसके लिए प्रतिकर देने के लिए, और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट, तो फिर वो देना होगा। तो मतलब 65 ये बोलता है कि या तो आप रेस्टोरेशन करो या फिर कॉम्पनसेशन करो। बात समझ में आई? तो यहां पर ये बात समझिए कि अगर आपको पहले से ही पता था, वेर ए पर्सन हैड प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन, उसको रीजनेबल डिलीजेंस से पता चल गया कि भाई बैन होने वाला है, विच द प्रोमिस डिड नॉट नो, जो प्रोमिस को पता नहीं है, जो वचन ग्रहीता को पता, वो जानता नहीं उसके बारे में, टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन फॉर सच प्रोमिस फॉर एनी लॉस सस्टेन जो भी नॉन परफॉर्मेंस के थ्रू उसको हुआ है। तीनों प्रोविजन समझ में आए? इलस्ट्रेशन देखेंगे, प्लीज ब्रेक नोट कीजिएगा इसमें ना, क्योंकि हर एक ब्रेक की लाइन क्या है सर? खरा सोना। बेरेट की हर लाइन क्या है? खरा सोना है। पहला इलस्ट्रेशन देखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये जो इलस्ट्रेशन है ये कौन से पैराग्राफ से संबंधित है, बताओगे कि ये जो इलस्ट्रेशन एक है ये किस पैराग्राफ का है? पढ़ो इलस्ट्रेशन एक, इलस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़िए, बताइए मुझे कौन से पैराग्राफ का है इलस्ट्रेशन फर्स्ट? इलस्ट्रेशन फर्स्ट कौन से पैराग्राफ का है? पैराग्राफ नंबर 1 का। क्यों है पैराग्राफ नंबर 1 का? इसका भी आंसर दो मुझे। उसको पहले से, उसको भले ही पहले से पता हो, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो किसके लिए है? इम्पॉसिबल के लिए। पहले से पता वाली सिचुएशन सिर्फ पैराग्राफ नंबर 3 में है। पहले से पता वाली सिचुएशन किसमें? 3 में। और पहले से पता ये है कि आज तो वैलिड है लेकिन 2 महीने बाद या 1 साल बाद वैलिड नहीं होगा, तब आएगा ये। ठीक है, दूसरा बताइए। ये किसका है? ये पैराग्राफ नंबर 2 का है। पैराग्राफ नंबर 2 का क्यों है ये? बाद में संभव हो रही है, इसलिए पैराग्राफ नंबर 2 का है। दिस इज पैराग्राफ नंबर। तीसरा बताइए। A contract to marry B being already married to C and being forbidden by law which is subject to the practice polygamy and must make compensation to B for the loss caused to her by the non performance of his promise। यहाँ पर क्या हुआ है सर? यहाँ पर क्या हुआ है? क्योंकि सर उसको पहले से ही पता था, बी ऑलरेडी मैरिड, उसको पता था कि मैं ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूं, तो पैराग्राफ तो रेस्ट्रिक्शन सी किसका हुआ? पैराग्राफ नंबर 3 का, क्योंकि उसको पहले से ही पता था, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। बात समझ में आई? चौथा बताइए। देखो वार हो गई ना डिक्लेयर, देखो युद्ध डिक्लेयर होते क्या हो जाएगा? पैराग्राफ नंबर 2 में चला जाएगा। वेरी गुड। लास्ट बताइए पैराग्राफ नंबर ई, ये किसका है? ये भी सेकंड का ही है, क्योंकि सर वो क्या पड़ गया है? बीमार पड़ गया है। जब एग्रीमेंट किया था तब ठीक था, लेकिन अब बीमार पड़ गया है तो क्या करेगा भाई? वॉइड हो जाएगा, या तो रेस्टोरेशन दे देगा या फिर कॉम्पेंसेशन देगा, जैसे भी कोर्ट डिसाइड करे। समझ में आई? तो ये इलस्ट्रेशन थे सारे। ठीक है सर, मुझे लगता है 56 समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना? अब थोड़ा सा लिखने का कार्य किया जाए। लिखने का कार्य बहुत ही ज्यादा क्या है सर?